हेलो। देखिए आईपीसी आपका चल रही थी और आईपीसी में आपका सिद्धांत बताए जा रहे थे जो क्रिमिनल मामलों के कुछ प्रिंसिपल हैं, यानी कि कुछ नियम कायदे हैं आपराधिक मामलों के। उसमें आपका अब तक कई सिद्धांत बता दिए जा चुके हैं, जैसे कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी कि निर्दोषता की उपधारणा हमने बताया। फिर आपका निःशुल्क विधिक सहायता जो वर्तमान समय में ज़्यादा पूछा जा रहा है, फ्री लीगल एड। फिर तीसरा सिद्धांत हमने बताया था आपका वाइकेरियस लाइबिलिटी, ये भी वर्तमान में पूछा जा रहा है ज़्यादा, प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत। फिर चौथा जो सिद्धांत हमने बताया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये भी इस समय आ रहा है। कठोर दायित्व का सिद्धांत। कठोर दायित्व का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिसमें कि इंटेंशन या आशय का होना आवश्यक नहीं है। इसके बाद हमने तीन सिद्धांत और बताए थे पिछले लेक्चर में, जो कि शुद्ध रूप से आपका संविधान में दिए गए हैं आपराधिक मामलों के सिद्धांत। और वह जो हमने सिद्धांत बताया था तीनों, पहला आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी कि दोहरे खतरे से संरक्षण, अनुच्छेद आपका 20 के क्लाज 2 में। और तीसरा जो हमने बताया था प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि आत्म अपराध रोपण के विरुद्ध संरक्षण या आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण। ये 20-3 हमने बताया था, इसको लिखवाएंगे आज। एक सिद्धांत और है आपका, वह समाप्त हो जाए तब लिखवाया जाए। एक सिद्धांत और आपका बचा है, और वह आपका जो सिद्धांत है वह आपका वैधानिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी या वैधानिकता का सिद्धांत है क्या? यहाँ से आपका प्री में भी यूपी में पूछा गया है, और प्री में जो पूछा गया है वह एक लाइन पहले बता दिया जाए कि वैधानिकता के सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है। वैधानिकता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ ये पहले देखा जाए, और आपका कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ ये इसके बाद डिटेल में देखिए ध्यान से। इसमें वैधानिकता का सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि कोई भी अपराध तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस माने कोई भी कार्य अपराध की कटघरी में, अपराध की श्रेणी में तब तक नहीं आ सकता जब तक कि किसी कानून द्वारा उस कार्य को अपराध घोषित न किया गया हो। इसका मतलब कल भी मैं बताया था, आर्टिकल मैंने परसों आपका आर्टिकल 20 का क्लाज 1 में मैं बताया था, और वह फिर हम बता रहे हैं कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। यही मुख्य रूप से वैधानिकता का सिद्धांत है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तभी दंडित किया जा सकता है जब उस कार्य को दंडित करने के लिए पहले से कोई पेनल आपका पेनल कोड हो या पेनल एक्ट हो, यानी कि दंड संहिता हो। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि कोई कार्य तब तक अपराध नहीं हो सकता जब तक कि किसी कानून द्वारा उसे अपराध स्पष्ट रूप से घोषित न किया गया हो। यानी कि वैधानिकता का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। ये जो सिद्धांत हैं, अब कहाँ कहाँ इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है उसका भी उल्लेख करेंगे। एक उल्लेख करेंगे पहले संविधान में,
ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 का क्लाज 1। अनुच्छेद 20 का क्लाज 1 स्पष्ट रूप से ये बता देता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए तब तक दंडित नहीं होगा जब तक कि जिस तारीख को वह कार्य किया है वह कार्य कानूनन अपराध घोषित न किया गया हो। यानी कि पहले विधि बनाइए, उस विधि के तहत किसी एक्ट या ओमिशन को ऑफेंस घोषित करिए और तब कोई व्यक्ति उस कार्य को करता है तब वह दंड का भागी होगा। अगर कोई कानून नहीं है और वह व्यक्ति उस कार्य को किया है तो वह दंड का भागी नहीं होगा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कि बिना विधि के दंड न दिया जाए, बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता। इंग्लिश में नुल्ला क्राइम आपका साइन लेगे, नुल्ला नहीं, नुला पोएना साइन लेगे कहा जाता है। लिखवाते समय इसको हम लिखवाएंगे, मैक्सिम भी लिखना पड़ेगा। नहीं, ये आईपीसी संविधान सब में है भाई, ये सिद्धांत हैं जो संविधान के अनुच्छेद 20(1) में समाहित हैं और आईपीसी की धारा 2 में समाहित हैं। ये दोनों में लिखवाया जाएगा। वैधानिकता के सिद्धांत में या विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, इसमें 4 बातें समाहित हैं। यानी कि जब इसकी व्याख्या करेंगे वैधानिकता के सिद्धांत की आ जाए तो 4 बातें लिखेंगे। देखिए पहली बात क्या है। पहली बात, दंड विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती। इसका मतलब समझिए, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अर्थात दांडिक विधियों को बैक डेट से, पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। इसका शनिवार को भी मतलब बताया गया था और फिर मैं आपका कह सकते हैं कि इसका मतलब बता, यानी कि जो पेनल लॉ है, जो आपराधिक विधि है, वह उसका प्रभाव रिप्रास्पेक्टिव मतलब भूतलक्षी, भूतलक्षी का मतलब कि उसे बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब समझिए क्या हुआ, 4 लाइन लिखना पड़ेगा। किसी भी आपराधिक विधि को जो सारवान विधि हो, भाई प्रोसीजरल नहीं, कैसी विधि हो, सारवान, जैसे आईपीसी है, किसी सारवान दांडिक विधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब कि जिस तारीख को कानून का निर्माण हुआ है उस तारीख से पहले से, यानी कि आपका भूतकाल से उसे लागू नहीं किया जा सकता। उसे केवल और केवल प्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, भविष्य लक्षी प्रभाव दिया जा सकता है, भूतलक्षी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपसारवान विधि है और क्रिमिनल विधि है तो ऐसी दशा में जिस तारीख को कानून का निर्माण किया गया है उसके उससे पिछली तारीखों से उसे लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस तारीख को कानून लागू हुआ उसके पहले के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण अच्छा हम बताए थे, स्टैकिंग यानी कि पीछा करना, सबसे उत्तम उदाहरण ये है। स्टैकिंग या पीछा करना वर्तमान में आईपीसी की धारा 354D में आपका परिभाषित भी है और दंडनीय भी है। ऐसी दशा में अगर कोई पुरुष किसी स्त्री का बार बार पीछा करता है, ये पहले अपराध नहीं था, 3 फरवरी 2013 से अपराध घोषित हुआ। यानी कि कानून कब बना, 3 फरवरी 2013। तो वैधानिकता का सिद्धांत का पहला व्यू है
कि जो ये क्रिमिनल लॉ है इसको बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि 3 फरवरी 2013 के पहले के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है कि नहीं? नहीं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 2 फरवरी 2013 को किसी स्त्री का बार बार पीछा किया है, तो क्या वह 3 फरवरी को जो कानून बन लागू हुआ उस कानून के तहत दंडित होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20 के क्लाज 1 में, कि कार्य के बाद बनने वाले कानून से जो क्रिमिनल है उससे हमें प्रोटेक्शन मिला है। इसी को कहा जाता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। कार्योत्तर मतलब कि कार्य के पश्चात बनने वाली विधि से संरक्षण। तो चूंकि 2 फरवरी 2013 को यह कार्य अपराध नहीं था, तो इसके बाद कानून बनाकर, यानी कि 3 फरवरी को कानून जो बना वो 3 फरवरी से लागू होगा। पिछले कार्यों के लिए कोई व्यक्ति इस कानून के तहत दंडित नहीं होगा। ये जो सिद्धांत हैं अब कहाँ कहाँ समाहित हैं? एक तो संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में, और दूसरा आईपीसी की धारा 2 में समाहित है। स्पष्ट रूप से 2 बताती हैं कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। 1-2 दिन में धारा 2 आ ही जाएगी। इसमें आपका धारा 2, 3, 4 से भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, उसको भी बताया जाएगा। आइए दूसरा देखिए। दूसरा आपका जो विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता या वैधानिकता के सिद्धांत में पहली बात क्या समाहित थी वो बताई गई। दूसरी बात यह है कि जो पेनल लॉ होता है, जो आपराधिक विधियां होती हैं, उनकी उनका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कठोर व्याख्या की जाती है, कठोर निर्वचन किया जाता है। अब कठोर निर्वचन का मतलब क्या हुआ, ये आपको फिर 5 लाइन समझना है। आपराधिक विधियों की कठोर व्याख्या की जाती है। कठोर व्याख्या का मतलब ये हुआ कि शब्दशः व्याख्या। शब्दशः व्याख्या का मतलब ये हुआ कि जब भी न्यायालय किसी शब्द का अर्थ निकालता है तो वह साधारण अर्थ निकालेगा, प्राकृतिक अर्थ निकालेगा, और जैसे ही अर्थ निकालने में थोड़ा संदेह हो जाए कि इसका अर्थ क्या होना चाहिए, तो उस डाउट या संदेह का बेनिफिट हमेशा कौन पाएगा? अभियुक्त। हल्का सा भी संदेह हो जाए कि इसका मतलब क्या हुआ, तो संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है। कठोर व्याख्या का मतलब ये हुआ कि न्यायालय जब किसी शब्द का इंटरप्रिटेशन करे, व्याख्या करे, निर्वचन करे, अर्थ बताए, तो शब्दों का स्वाभाविक अर्थ बताए, विशेष नहीं। और जहाँ भी हल्का सा भी संदेह हो या आपका लीगल फ्लॉपी हो या विधिक गलती हो, उसका लाभ सदैव कौन पाने का हकदार होगा? उसका लाभ आपका अभियुक्त पाने का हकदार होगा, जहाँ भी संदेह उत्पन्न हो जाए। कठोर व्याख्या का मतलब शब्दशः व्याख्या। अगर बीच में या लिखा है तो न्यायालय और नहीं मान सकता, अगर और लिखा है तो या नहीं मान सकता, कामा लिखा है तो कामा माना ही जाएगा, और सकेगा लिखा है तो सकेगा विवेकाधिकार, और करेगा लिखा है तो न्यायालय उस कार्य को करने के लिए क्या है? बाध्य। अब 2-3 उदाहरण इस पर आपको देखना है और 2-3 उदाहरणों से आपको चलना है। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, और जैसे ही संदेह उत्पन्न हो गया, लाभ हमेशा कौन पाएगा? अभी इसको जब भी उदाहरण आप देखिएगा कह सकते हैं
कि आपका ये पहला उदाहरण आईपीसी की धारा 82 और 83 से उठा सकते हैं। आईपीसी की धारा 82 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई शिशु है और वह 7 वर्ष से कम का है तो कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे चाइल्ड द्वारा की जाए जिसकी एज अपराध करते समय 7 वर्ष से कम हो। जबकि 83 आईपीसी कहती हैं कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम अगर बालक हैं और वह समझदार हैं तो दंड पाएगा और नासमझ है तो बचाव का क्या होगा, हकदार। अब एक यहाँ आप देखेंगे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में कि एक्यूरेट अगर 7 वर्ष का बच्चा है तो न तो उसका प्रावधान 82 में किया गया है और न ही 83 में। तो अब जो सिद्धांत हैं इंटरप्रिटेशन के, वे सिद्धांत जो मैं बता रहा हूँ यही सब सिद्धांत लागू होंगे और कठोर व्याख्या की जाएगी। जब 82 में 7 वर्ष से कम लिखा है तो 7 वर्ष से कम माना जाएगा। 83 में 7 से ऊपर तो 7 से ऊपर ही माना जाएगा। और चूंकि थोड़ा संदेह उत्पन्न हो गया, लीगल फ्लापी हो गई, विधिक गलती हो गई कि 7 वर्ष का बच्चा किस में आएगा, तो इस संदेह का लाभ हमेशा किसको दिया जाएगा, अभियुक्त को। और अभियुक्त 82 में ही माना जाएगा। यानी कि एक्यूरेट 7 वर्ष का बालक किस कैटेगरी किस सेक्शन से गवर्न होगा, 82। क्यों? क्योंकि कठोर व्याख्या और प्लस संदेह का लाभ किसको दिया गया, अभियुक्त को, क्योंकि बालक ने ही अपराध किया है। तो अभियुक्त कौन है, बालक। और एविडेंस में जब 105 चलेगा तो फिर इस उदाहरण को देखा जाएगा। आपका बालक को पर उदाहरण फिर आपका एविडेंस की 105 में पढ़ना है। ये आपका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है पेनल लॉ का या आपका आपराधिक विधियों का। ये वैधानिकता के सिद्धांत का दूसरा पहलू हुआ। तीसरा पहलू ये हुआ कि दंड विधि या जो पेनल लॉ हो वह सर्टेन होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अब पहले निश्चित पर आइए और उसके बाद आपका और देखा जाएगा। देखिए आपका तीसरा जो व्यू है कि वैधानिकता के सिद्धांत का, वह ये है कि जब भी आप आपराधिक विधि का निर्माण करिए, जब भी आप पेनल लॉ बनाइए, तो जो भी बात लिखिए एकदम निश्चित लिखिए, सर्टेन लिखिए, उसमें संदेह की कोई गुंजाइश न हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपराधिक विधि में किसी अपराध की परिभाषा दी जाए तो वह अपराध की परिभाषा एकदम क्लियर हो, जरा भी संदेह न हो। अगर संदेह उत्पन्न होता है तो ऐसी दशा में उसका लाभ पाने का हकदार कौन होगा, अभियुक्त। भाई हमेशा जैसे कि अगर चोरी को आप परिभाषित कर रहे हैं तो चोरी को परिभाषित करने में जो जो बातें आवश्यक हैं उन सभी बातों को आप बेयर एक्ट में स्पष्ट रूप से क्या करिए, लिखिए। यानी कि एकदम आपका निश्चित रूप से लिखिए। ये नहीं हो कि कुछ बातें आपने लिखी और कुछ बातें छोड़ दी तो अभियुक्त इसका लाभ पाएगा। अतः जो भी दंड विधि होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए, सर्टेन या निश्चित। जैसे ही संदेह उत्पन्न हो गया, मैं बता दूं, उस संदेह का लाभ या डाउट का बेनिफिट कौन पाएगा, अपराध का अभियुक्त पाएगा। अब इस पर भी जो अच्छा उदाहरण है
82 और 83 का ही है, इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। 82 में 7 वर्ष से कम का बालक, 83 में 7 वर्ष से अधिक का बालक, तो ये 7 वर्ष वाला कहाँ जाएगा, ये निश्चित नहीं है। तो जहाँ भी कानून निश्चित न हो, कानून में गलती हो, तो संदेह का लाभ कौन पाता है, अभियुक्त। और ऐसे बालक को कहाँ से गवर्न किया जाएगा, 82 से, और वह पूर्ण रूप से बचाव का हकदार होगा। आप 72 भी एक सेक्शन देख सकते हैं, वहाँ से भी गवर्न कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 72 से, आईपीसी की धारा 72 ये बताती है कि यदि न्यायालय को ये संदेह हो गया कि किसी अपराध के अभियुक्त ने अपराध तो किया, लेकिन 2 या 2 से अधिक अपराधों में से कौन किया, तो न्यायालय आपका किसके लिए ऐसी दशा में सजा दे जिस अपराध में अधिक दंड है कि कम दंड है, तो क्या बताया जाता है कि जिस अपराध में क्या है, कम दंड है, उसके लिए वह दंडित अभियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ भी संदेह का लाभ किसको दिया जा रहा है, अभियुक्त को। अगर ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि 2 सेक्शन अपराध तो किया, लेकिन 2 या 2 से अधिक अपराधों में से किस कैटेगरी में ये पूरी तरह फिट होता है, तो जिस अपराध के लिए कम से कम दंड हो, मैं बता दूं, उसी अपराध के लिए उसे दंडित किया जाएगा। और वैधानिकता के सिद्धांत का अंतिम पहलू है, जो चौथा पॉइंट है, कि जो भी दंड विधि होगी अधिगम्य होनी चाहिए। दंड विधि की अधिगम्यता, अधिगम्यता का मतलब ये हुआ कि जो भी पेनल ला हो वह सुबोध हो, सुगम्य हो। सुबोध और सुगम्य का मतलब ये हुआ कि आम जनता को भी उसकी भाषा समझ में आ सके। फिर एक बार देखिए, अधिगम्य का मतलब ये हुआ सुबोध और सुगम्य। सुबोध और सुगम्य का मतलब ये हुआ कि अगर एक लेमैन या एक प्रूडेंट मैन या एक आम आदमी या एक प्रज्ञावान आदमी, एक सामान्य आदमी को कहा जाए कि आप ये कानून पढ़िए और इसका अर्थ बता दीजिए, तो कानून इतनी इजी भाषा में लिखा जाए पेनल्ला कि वह व्यक्ति आसानी से उसका अर्थ क्या करे बता सके। ये शर्तें हैं। अब अंग्रेज बनाकर कानून ज़्यादातर चले गए और काफ़ी कठिन कठिन शब्दों को रख दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में एक लोकहितवाद दायर किया गया है कि जो ये कानून है ये इजी भाषा में लिखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अभी विचार कर रहा है कि क्या फैसला दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इन कानूनों को आसान भाषा में और लिखा जाए, तो पूरे बेरेक नए सिरे से क्या करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। आपका इतना टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है, इधर से उधर देखते हैं कि जोड़ना पड़ता है, तो आपका तो ऐसी दशा में सीधे कोई बात लिखी कम मिलेगी और टेढ़ी लिखी क्या मिलती है, ज़्यादा। तो ये 4 आपका वैधानिकता के सिद्धांत में 4 बातें रही। अब लिखिए भाई, आपका सामान्य बातें आज समाप्त हो गई, लिखवाना है तेजी से लिखवा के। और आपका अगले क्वेश्चन पर दुराशय का सिद्धांत अगला क्वेश्चन चलेगा, लेकिन इसको लिख लीजिए। यहीं से शुरू करिए वैधानिकता के सिद्धांत से, ये चांस है पूछने का। हेडिंग डालिए भाई, वैधानिकता का सिद्धांत। वो पूरा हो गया था ना, कठोर दायित्व, 5 अपवाद लिखवा दिए गए थे ना। हाँ लिखिए, हेडिंग डालिए, यहीं से शुरू किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी,
या इसको हम कहते हैं वैधानिकता का सिद्धांत। ये टिप्पणी में आ सकता है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। वैधानिकता के सिद्धांत के अनुसार वैधानिकता के सिद्धांत के अनुसार बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता। बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता। खड़ी पे इसी लाइन देख, खड़ी पे देखकर इसी लाइन में लिखिए। किसी कार्य को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। किसी कार्य को तब तक अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे किसी विधि द्वारा जब तक कि उसे किसी विधि द्वारा अपराध घोषित न किया गया हो। जब तक कि उसे किसी विधि द्वारा अपराध घोषित न किया गया हो। मैक्सिम लिखिए भाई आपका। नूलम NU मैक्सिम लिख NULLUM NULLUM नूलम क्राइम CRIMEN, एक ही लाइन में लिखिएगा आप, CRIMEN नूलम क्राइमेन CRIMEN साइन SINE साइन एक साइन लीगे LEGE LEGE इसके बाद नूला ULLA नूला NULLA नूला। इसके बाद पोएना POENA पोएना पोएना। इसके बाद साइन SINE। इसके बाद आपका साइन लिखिएगा पोएना के बाद SINE साइन लीगे LEGE लास्ट में LEGE लीगे। मैक्सिम भाई जरूर लिखिएगा, मैं बता दूं ये मैक्सिम याद करके जाइएगा। ये लैटिन सूक्तियां हैं, थोड़ा कठिन होती हैं, फिर भी आपका याद रट कर जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। मैक्सिम देना पड़ेगा बीच में। लिखिए लिखिए अर्थात, इसी लाइन में लिखिए अर्थात बिना विधि के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता।
बिना विधि के, इसका हिंदी अर्थ लिखवाया जा रहा है, बिना विधि के किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। वैधानिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित बातें समाहित हैं। लिखिए, वैधानिकता के सिद्धांत में निम्नलिखित बातें समाहित हैं। चारों बातें पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। फर्स्ट लिखिए, दंड विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती। फर्स्ट लिखिएगा, दंड विधि भूतलक्षी नहीं हो सकती। सेकंड लिखिए, दंड विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। सेकंड में लिखिए, दंड विधि की कठोर व्याख्या की जानी चाहिए। थर्ड में लिखिए, दंड विधि निश्चित होनी चाहिए। थर्ड में लिखिए, दंड विधि सर्टेन यानी कि निश्चित होनी चाहिए। और चौथा लिखिए, दंड विधि की अधिगम्यता। चौथा लिखिए, दंड विधि की अधिगम्यता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पहला शुरू किया जाए। लिखिए भाई आपका। लिखिए, वैधानिकता के सिद्धांत के अनुसार वैधानिकता के सिद्धांत के अनुसार दंड विधि भूतलक्षी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। दंड युक्त न लिख दीजिएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दंड विधि भूतलक्षी प्रभाव से मुक्त मुक्त होनी चाहिए, युक्त नहीं, अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। ये भी याद रखिए, मुक्त यानी कि ये संभव नहीं है, मुक्त होनी चाहिए। किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, इसी लाइन में लिखिएगा, किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। उस कार्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। जो कार्य करते समय किसी विधि द्वारा जो कार्य करते समय किसी विधि द्वारा अपराध घोषित न किया गया हो,
अपराध घोषित न किया गया हो तथा दांडिक विधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। दांडिक विधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का क्लास 1 कोष्ट में लिखिएगा 20(1) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 2 में 2 एक ही बार लिखवा दे रहे हैं दोनों, तथा आईपीसी शॉर्टकट में आईपीसी भी लिख सकते हैं, इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता की धारा 2 में यह सिद्धांत समाहित किया गया है। यह सिद्धांत समाहित किया गया है कि कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, की के बाद कामा दे दीजिएगा, कि कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता, कोई कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता जब तक कि वह किसी विधि के अंतर्गत जब तक कि वह किसी विधि के अंतर्गत अपराध के रूप में उद्घोषित न कर दिया गया हो, जब तक कि वह किसी विधि के अंतर्गत अपराध के रूप में उद्घोषित न कर दिया गया हो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लास 1 के अनुसार, वही संविधान लिखना पड़ेगा भाई, एक लाइन तो 3-4 लाइन यहाँ आपको ऐड ही करना पड़ेगा। लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 20 कोष्ट में 1 के अनुसार कामा देकर लिखिएगा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्धि प्रदान न की जाएगी, दोष सिद्धि प्रदान न की जाएगी, कामा दीजिए, जो उस समय, कामा देकर लिखिएगा, जो उस समय, फिर कामा, जब वह कार्य किया गया था, जब वह कार्य किया गया था, फिर कामा दीजिए, और जिसके लिए उसे आरोपित किया गया था, और जिसके लिए
उसे आरोपित किया गया था, माने जिस पर इल्जाम लगाया गया था, चार्ज आरोपित किया गया था, फिर कामा दीजिए, किसी ऐसी विधि का, किसी ऐसी विधि का कामा दीजिए जो उस समय प्रवर्तन में नहीं था, जो उस समय प्रवर्तन में नहीं था, कामा देकर लिखिए, अतिलंघन न था, अतिलंघन न था, यानी कि उल्लंघन नहीं था। अतिलंघन न था का मतलब ये हुआ कि उल्लंघन न था। अब देखिए इतना शब्द को आपका देख ही रहे हैं, आपका इतना शब्द उलझाव लिख दिया गया है कि ये सही बात है कि कह सकते हैं आप भी उलझ जाएंगे, उसी में सब घुमा दिया है। अरे भाई, सीधे भी लिख सकता था कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उस समय वह कार्य अपराध किसी कानून द्वारा नहीं घोषित किया गया था, तो उस कार्य के लिए वह व्यक्ति दंडित नहीं होगा। अब इसी को इतना घुमा दिया है शब्दों का जाल आपका, निगेटिव भाषा में, माने मेन ये है, लेकिन देखिए कितना घुमा दिया है। अगला लिखिए भाई, दूसरा भाई, ये पैराग्राफ चेंज करिए। आपका सेकंड जो इसमें है कि दंड विधि की कैसी व्याख्या की जानी चाहिए, कठोर, लिखिए। पैराग्राफ चेंज कर चेक कर लीजिएगा। वैधानिकता के सिद्धांत की दूसरी शर्त यह है कि वैधानिकता के सिद्धांत की दूसरी शर्त यह है कि आपराधिक विधि में प्रयोग किए गए शब्दों की व्याख्या आपराधिक विधि में प्रयोग किए गए शब्दों की व्याख्या शब्दशः की जानी चाहिए। शब्दशः की जानी चाहिए। शब्दशः का मतलब ये हुआ आपका प्राकृतिक, उसको कोष्ठ में लिख सकते हैं। शब्दशः का मतलब नेचुरल, जो उसका अर्थ निकले, शब्दशः की जानी चाहिए। तथा तथा जहाँ भी शब्द अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, तथा जहाँ भी शब्द अस्पष्ट हो, संदिग्ध हो, या शब्दों के दो अर्थ निकलते हों, या शब्दों के दो अर्थ निकलते हों, तब सदैव इसका लाभ, तब सदैव इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके तीसरा लिखे। तीसरा आपका बताया गया है कि आपका दंड विधि निश्चित होनी चाहिए, यानी कि सर्टेन होनी चाहिए, लिखिए। वैधानिकता के सिद्धांत की तीसरी शर्त यह है कि
वैधानिकता के सिद्धांत की तीसरी शर्त यह है कि दंड विधि का निर्माण करते समय कि दंड विधि का निर्माण करते समय विधायिका के लिए यह आवश्यक है कि माने संसद इत्यादि विधायिका के लिए यह आवश्यक है वह कि वह ऐसी विधि का निर्माण करे कि वह ऐसी विधि का निर्माण करे जो निश्चित हो जो निश्चित हो ताकि लोगों को पहले से ही ये ज्ञात रहे ताकि लोगों को पहले से ही यह ज्ञात रहे कि कौन कार्य अपराध है और कौन नहीं है कि कौन कार्य अपराध है और कौन नहीं है। चौथा लिखे विधि की अधिगम्यता है। चौथा आपका लिखिए वैधानिकता के सिद्धांत की चौथी शर्त यह है कि वैधानिकता के सिद्धांत की चौथी शर्त यह है कि दांडिक विधि सुगम्य और सुबोध होनी चाहिए। दांडिक विधि सुगम्य और सुबोध होनी चाहिए। जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसे समझ सके। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसे समझ सके और इसके अनुसार आचरण दर्शा सके। इसे समझ सके और इसके अनुसार अपना आचरण दर्शा सके। किसी विधि किसी विधि की महत्ता के लिए किसी विधि की महत्ता के लिए यह आवश्यक है कि किसी विधि की महत्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसका उचित प्रचार प्रसार किया जाए।
उसका उचित प्रचार प्रसार किया जाए तथा प्रवर्तित करने के पूर्व प्रकाशित किया जाए, मैंने इन्फोर्स करने के पूर्व तथा प्रवर्तित करने के पूर्व प्रकाशित किया जाए। केस एक लिखिए, हरला वर्सेज राजस्थान राज्य, हरला। ये बिहार में भी आपका एडीला में पूछा गया है केस। लिखिए हरला, हरला बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट, AIR 1952, सुप्रीम कोर्ट। लिखिए, उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कामा देकर लिखिएगा, कामा दे दीजिए, नागरिकों को किसी ऐसी विधि के अंतर्गत, नागरिकों को किसी ऐसी विधि के अंतर्गत दंडित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। दंडित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा। जिसका कि उन्हें न तो ज्ञान है जिसका कि उन्हें न तो ज्ञान है और न ही समुचित जांच पड़ताल के बावजूद और न ही समुचित जांच पड़ताल के बावजूद उनका ज्ञान हो सकता है। अतः अतः किसी भी विधान का प्रवर्तन, विधान माने कानून, अतः किसी भी विधान का प्रवर्तन उद्घोषणा तथा प्रकाशन के बाद ही, उद्घोषणा तथा प्रकाशन के बाद ही न्यायोचित होता है, यानी कि जस्टिफाई होता है, न्यायोचित होता है, यानी कि जस्टिफाई होता है। यानी कि इसका मतलब एक लाइन में हुआ कि नेचुरल जस्टिस का ये नियम है कि जब आप कोई कानून लागू कर रहे हैं तो पहले उस कानून को नोटिफाई करिए,
प्रकाशित करिए तभी लागू करेंगे। अगर बिना प्रकाशन के आप लागू कर दिए तो ये प्रवर्तन वैध नहीं होगा बल्कि अवैध होगा। तो पहले आप क्या करिए कानून का प्रकाशन, उसके बाद क्या करिए लागू। गुपचुप तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। ये अगर लागू किया जाता है तो ये लागू करना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नेचुरल जस्टिस का क्या होगा, वायलेशन, और सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। ये आपका क्वेश्चन रहा। तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब आपका भाई एविडेंस। हाँ, कल शाम वाला बैच भाई बंद रहेगा आपका, कुछ घरेलू वर्क के कारण आपका त्योहार भी हैं, तो इसलिए आपका सुबह वाला तो भाई चल पाएगा कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो शाम वाली कल की क्लास आपका बंद रहेगी। सुबह वाला चलेगा क्लास, और शाम वाली क्लास परसों चलेगी, जो आपका अभी सूचना दे दी जाए ऑनलाइन वालों के लिए भी। अभी रेस्ट ले लीजिए, आपका 15 मिनट तब